हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज लेक्चर नंबर आपका 7th है और 7th में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें फटाफट, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रमेय अपरमेय संख्या देखा, उनके बारे में जाना, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैंने बताया भी था कि इस क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। आवाज में प्रॉब्लम, ठीक है, आवाज थोड़ा बहुत बीच बीच में खड़खड़ा रहा होगा, हमको लग रहा है वायर खिंच गया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, अभी तो फिलहाल समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति संख्या रिकरिंग नंबर है। आवृत्ति संख्या या इसको हम बोल सकते हैं आवर्ती संख्या, कौन सा रिकरिंग डेसिमल देगा, रिपीटिंग डेसिमल देगा, वो आपको बताना है। और जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा, तो कैसे इसको जल्दी करना है इसी पर हम लोग बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट ये जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इन्हीं समय देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें भी आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन और आपको आपके सामने आएंगे, तो उनको कैसे जल्दी सेकंडों में लगा सकते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आगे चलकर भी कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। कैसे, समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं, आपने देखा था, मैंने डेसिमल के बारे में बात किया था, 2 टाइप के आपने देखे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है जो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, और एक आपका होता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब यहां पर है शांत दशमलव से, एक आपका होता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अगर टर्मिनेटिंग की मैं बात करूंगा, अगर मैं बोलूं 1/5 क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0.20। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1/4 क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0.25। आप देख रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये यहां पर जाकर रुक जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। मान लो यहां पर जाकर रुक जा रहा है, यहां पर भी देखिए जाकर रुक गया। लेकिन अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप देखोगे ध्यान से 1/3 का अगर मैं पूछूं 1/3 क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0.333, मतलब ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा अगर मैं बोलूं 1 में अगर मैं 7 का भाग दूं, तो आएगा 0.142857 और फिर से यही रिपीट होगा 142857। और जैसा कि पता है कि इसको लिखने का तरीका मैंने बताया भी था, जो भी अंक आपके रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर आप बार लगा लेते हैं। यहां पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 142857, इसके ऊपर बार। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन शायद आगे आ गया था, ये क्वेश्चन था आपका। तो यहां पर आपसे क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर भाग देने पर कौन सा आपका रिकरिंग, मतलब कौन सा रिपीट करेगा। रिपीट आपसे टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहा, आपके एग्जाम में टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव भी पूछा जा सकता है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे।
ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 1/2 की पावर m, ठीक है, या 5 की पावर n, या दोनों, ठीक है, और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। और एंड का मतलब यहां पर क्या समझिएगा, अगर नीचे की साइड, और इसीलिए मैं बोला भी था कैलकुलेशन ट्रिक में कि आपको सारे पावर से याद होने पड़ेंगे, तब आप जाकर स्पीड यहां पर बना पाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर 1/2 की पावर समथिंग कुछ भी हो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 12 कुछ भी, या 1/5 की पावर में कुछ भी हो, या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों भी हो जाए तब भी चल जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखें, अभी मैं यहां पर एग्जांपल लेकर समझाऊं, तो ये 5 की पावर 1 क्या है, आप देख रहे हैं ये टर्मिनेट कर रहा है, 4 जो है ये 2 की पावर में है, ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, यहां पर जाकर रुक जा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल चाहे तो और ले सकते हैं आप, 5 और 2 दोनों का मल्टीपल ले सकते हैं 10, 1/10 क्या है, 5 और 2 दोनों का है मल्टीपल है, तो यहां पर आप देखेंगे तब भी आपका क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि 2 की पावर में और 5 की पावर में या अलग अलग रहे या दोनों साथ में रहे, तो हमेशा जो भी डेसिमल प्राप्त होगा, जो भी डेसिमल वैल्यू जो आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी, शांत दशमलव होंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मेरी बात क्लियर है। उसके अलावा अगर ये ना हो, जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, जैसे अगर ये 3 की पावर में चला जाए, 1 अगर नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, क्या क्या आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 3 दिख जाए नीचे की ओर, 6 दिख जाए, 7 दिख जाए, या 9 दिख जाए, बाकी और क्या नंबर आएंगे भाई, बाकी तो आपका 1 2 4 5 हो गया, ठीक है, और 6 तो आपने लिख ही लिया, 7 8 हो गया। तो ये सारे जो अगर नीचे की साइड ये अगर दिखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा ये टर्मिनेटिंग देगा, शांत दशमलव देगा, ठीक है। और अगर ये दिखता है तो हमेशा ये क्या देता है, ये हमेशा आपका रिकरिंग डेसिमल देगा। रिकरिंग डेसिमल मतलब रिपीटिंग डेसिमल देगा। लेकिन एक शर्त है जो आपको ध्यान सुनना है, वो क्या है, ऐसा नहीं कि हर बार ये रिकरिंग ही दे, ऐसा भी हो सकता है ये टर्मिनेट भी कर सकता है। उसका एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं अगर एग्जांपल दूं, आपसे पूछूं कि ये आपका मान लीजिए 3/6 है, क्या है, 3/6 है, तो आपसे मैं बोलूं क्या ये रिपीटिंग करेगा या टर्मिनेट करेगा, तो आप 3 से इसको काट भी सकते हो। जब 3 से काटोगे तो ये 2 की पावर में चला गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज कट रही है, और खास तौर से ये 3 वाले इनके जो मल्टीपल हैं, ये 3 6 9 या 7, अगर ये कट जा रहा है और कट कर आपका वो किसमें चला जा रहा है, 2 की पावर में या 5 की पावर में चला जा रहा है, तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग देगा। बात समझ में आ रही है। भले अगर देखा जाए 3/6 से, तो आपने 6 देखा, तो 6 को देखकर तुरंत नहीं बताना है कि ये आपका रिकरिंग आएगा। आप ये देखिए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है और कटने के बाद अगर वो 2 की पावर या 5 की पावर में चला जाए, तो वो हमेशा क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। और पिछली क्लास में इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में सारी बातें समझाई थी। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन सेकेंडों का था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक, चलिए अभी थोड़ी देर इसको बता लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए 9/125, मैंने बोला था ना सारे पावर से याद होने चाहिए, और नीचे अगर 5 की पावर में है तो ये आपका टर्मिनेट करेगा। लेकिन आपसे टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहा है, आपसे रिकरिंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी देखिए 5 की पावर 1 है, तो ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, 8 × 24 + 3, ये सॉल्व नहीं करना है, बस नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखना है, और ये 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। एक ही हमारे पास ऑप्शन था, वो क्या था, ए ऑप्शन। मेरी बात समझ में आई। हमने बिना भाग दिए हुए डायरेक्ट बता दिया, तो आपके एग्जाम में 2 चीज यहां से पूछी जा सकती है। एक तो रिकरिंग डेसिमल बिना भाग दिए हुए डायरेक्ट आपको बताना है। अब एग्जाम में ये तो नहीं बोलेगा कि भाई बिना भाग दिए हुए, क्योंकि वो देख थोड़ी ना रहा है, उसको आंसर सही आपको करने से मतलब है एग्जामिनर को, ठीक है, चेक करने से मतलब है। अब यहां पर आपसे 2 चीज पूछेगा, या तो रिकरिंग डेसिमल पूछेगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछेगा। कौन से समझ में आया। अगर नीचे यहां देखिए, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 12 है ये इसके अंदर एक 3 भी शामिल है। 12 को अगर आप ध्यान से देखिए, ये 3 × 4 है,
अगर ध्यान दीजिएगा 3 गुणे 4 है, तो भले इसके साथ 2 की पावर ही क्यों ना लगाओ, लेकिन इसके साथ अगर 3 का मल्टीपल आ गया या 7 का मल्टीपल आ गया, तो वो हमेशा डेसिमल जो देगा वो आवर्ती दशमलव देगा, रिकरिंग डेसिमल देगा, जो आपसे पूछा था। इसीलिए हमारा क्या था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर यही क्वेश्चन में जो 7/12 है, अगर मैं आपसे पूछता, ये बताइए भाई 21/12, क्या 21/12, अब ये बताइए क्या ये रिकरिंग है नहीं, रिकरिंग है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताओ कि टर्मिनेटिंग है। 21/12 आपका क्या है? हेलो हेलो हेलो, 21/12 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ? क्लियर आ रही है आवाज? एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, आवाज क्लियर आ रही है अब? अभी भी खड़खड़ाहट है सर। हाँ? क्यों सर? एक मिनट सर, इसका बैटरी चेंज करो। हेलो, थोड़ा चेक करिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो 21/12 है, ठीक है, 21/12 क्या है, ये देखिए 3 से कट जाएगा, और जब 3 से कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 7/4। तो ये आपका 2 की पावर में चला गया, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये लिखा है 1/7 तथा 1/5 के मध्य एक परमेय संख्या है, तो ये क्या होगा? इसका आप बता दो जल्दी से, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज नहीं आती है। क्लियर है? ठीक।
ठीक है। अगर इनके मध्य में अगर आपको परिमेय संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको प्लस करके क्या कर देना, आधा कर देना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12/35 और इंटू 2, तो 2 से अगर आप इसको काट दो तो ये आपका आ जाएगा 6/35। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है? ठीक, चलिए भाई आवाज़ तो क्लियर हो गई है। कहीं भी कोई चीज़ कमी रहती है थोड़ा दिक्कत होती है, पढ़ाने में भी पता चला कि आपको नॉइज ज़्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इसका आंसर आ चुका कि नहीं आ चुका, 6/35। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। आपके थियोरेटिकल बेस पे, मतलब लैंग्वेज बेस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है, या हो सकती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन बन सकता है। अनंत आपका बनता है, ठीक है, अनंत। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी बनाई जा सकती हैं। परिमेय भी बनाई जा सकती हैं, अपरिमेय भी बनाई जा सकती हैं, और वो भी कहाँ, कितना, अनंत, बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। अभी तो ये आसान था क्योंकि ठीक 20 में पूछा था, आपने जोड़कर आधा कर दिया। 20 का मतलब अभी आपने पढ़ा भी था कि कोई भी दो संख्याओं के अगर कोई भी लगातार नंबर होता है तो जो बीच में आता था वही औसत होता था। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़कर आधा कर दिया और हमारा आंसर आ गया 6/35। लेकिन ये सिर्फ मध्य का पूछा था। क्या पूछा था, मध्य का पूछा था। अभी आगे आपको कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, वहां पर क्या आपको अप्रोच होना चाहिए वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने लोग अभी तक देख रहे हैं सेशन को एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दें। अब यहाँ पर आपके सामने क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 3/8 और 3/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए इस टाइप के। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी सॉल्व करोगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक आपका फ्रैक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर मैं पूछूं भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अब हिंदी में इसको बोलेंगे समतुल्य। क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैंने फ्रैक्शन पूछा आपसे कि 7 मान लीजिए 9 है, ये एक फ्रैक्शन है, इसके कितने समतुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि समतुल्य भिन्न होता क्या है। समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि इसके, अगर मैं इसके अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 14/18। 3 से किया, अगर इसी में 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 21/27। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो आपका अलग से फ्रैक्शन आया, अगर मैं इसको 2 से फर्दर अगर इसको काट दूंगा फिर यही आ जाएगा 7/9। क्या आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। अगर इसको मैं 3 से काट दूंगा फिर 7/9 आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो 14/18 है 7/9 का क्या है, समतुल्य भिन्न है। जो 21/27 है 7/9 का क्या है, समतुल्य भिन्न है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी फ्रैक्शन में उससे कितने समतुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं, तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं भाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत सारे बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलना। अब यहां पर क्या है, आपसे पूछा है 3/8 और 3/5 के बीच की कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म इनके बीच में कौन सा आएगा। अभी तक आप क्या किए, जोड़े, आधा कर दिए। लेकिन अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे 2 का पेयर पूछ ले, आपसे 4 का भी पेयर पूछ सकता है, 5 का भी पेयर पूछ सकता है। तो वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, समतुल्य भिन्न का। बड़ा आसान है, बस एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए क्या मैं बताने वाला हूं, समतुल्य भिन्न क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यही बताने वाला हूं कि जो इसका डिनोमिनेटर 8 और 5 है, आपको देखना पड़ेगा कि 8 और 5 का जो एलसीएम है वो ऑप्शन की भी हेल्प लेना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में देखिए सभी जगह 120 120 120 120 दे रखा है। तो हमारा टारगेट क्या है कि इसको 120 मतलब डिनोमिनेटर में 120 लेकर आना है। तो 8 में
3/8, ध्यान दीजिएगा 3/8 में 8 से हम किस में मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? तो बोलोगे भाई 15 8 120। अगर जो लोग टेबल नहीं याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 120 बनाना है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो प्राप्त हुआ, ये जो संख्या प्राप्त हुआ 45 बटे कितना 120, ये क्या था? ये आपका था 3/8 का समतुल्य भिन्न। यही तो मैंने सिखाया। आगे देखते हैं, ऐसे अगर मैं बोलूं 3/5 का मुझे समतुल्य भिन्न बनाना है, तो ये 5 को 120 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए आप किससे करेंगे? ये 24 से करेंगे क्या? 24 पंजे 120। नहीं अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप 120 में 5 से डिवाइड कर दो, वो फैक्टर पता चल जाएगा। 120 में 5 से डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आ रहा है 72/120। कितना आया? 72/120। इसका मतलब ये आपका जो है 3/5 का समतुल्य भिन्न क्या है? 72/120 है। 3/8 का समतुल्य भिन्न क्या है? 45/120 है। तो आप खुद सोचो, अगर मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो इसके बीच में देख रहे हैं कितने सारे, आप 45/120 से 72/120 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आप खुद देख लो। 45 के बाद क्या आएगा? 46/120, 47/120, 48/120, और ऐसे कहां तक जाएगा? 71/120। मान लीजिए इसको और बड़ा करना है तो और भाई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका बना लो। किसका? 3/8 और 3/5 का। तो बहुत सारे आपके पास समतुल्य भिन्न आ जाएंगे। लेकिन हमें दिमाग से काम लेना है, हमें ऑप्शन में क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिनोमिनेटर को बना लेंगे और अपने आप ऊपर की कहानी आपको पता चल जाएगी। अब ऑप्शन में आप टैली कर लो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर सही आ रहा है, क्योंकि 45 और 72 के बीच की संख्या होनी चाहिए। 45 और 72 के बीच में, और दोनों के दोनों होने चाहिए। क्या 44 आएगा? नहीं आएगा भाई। 44 तो इस साइड आएगा ना, हमें तो 45 के और 72 के बीच का देखना है। ठीक है, यहां देखिए ये 45 शुरुआत में है, बॉर्डर पे है। जो बॉर्डर क्या है? ये इंक्लूड है, हमें इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब इसको छोड़कर, ये इंक्लूड है। 51 और 71 देखिए बीच में ही आएगा। तो यही सी आंसर, सी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर दोनों ही बाहर थे इनके रेंज के, तो इसका मतलब यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्या ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तरीका मेरे ख्याल से बेस्ट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम इनके बीच की परमेय संख्याएं तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में 2 के ही पेयर के फॉर्म में आए। आपके एग्जाम में सोचिए यही चीज अगर 4 के फॉर्म में आएगा तब दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको ये मेथड यूज करना चाहिए। और ये भी आपका अगर देखा जाए तो 7th क्लास में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे हम बड़े, जैसे बीच में अगर 10 परमेय निकालना है, 100 परमेय निकालना है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको है, आपको करना है। बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 1/4 और 3/4 के बीच कौन सी परमेय संख्याओं का युग्म होगा? ठीक है, अगर इसके बीच की बात करूं तो इसके बीच में 2/4 आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में भाई 2/4 है ही नहीं है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा इनका डिनोमिनेटर। इनका डिनोमिनेटर देखो काफी खतरनाक रूप से दिया गया है। ठीक है, तो बनाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा बता रहे सर आज ही पढ़े। चलिए अभी तो बहुत कुछ आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कितना आया? अभी तक नहीं आया भाई, आसान था ना।
डी, 80 का डी। चलिए 2 लोगों का आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। 1000 अगर बनाना है तो आप खुद देख लो, 1000 अगर हम बनाएंगे यहाँ से क्या बनेगा। अब देखिए सीधी सी बात है, अब कुछ लोग बोलते हैं सर जरूरी थोड़ी ना कि डिनोमिनेटर में हर में ही 1000 हो, जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ 40 है, 2 में 1000 है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, 1000 से अगर हम करेंगे तो कम से कम हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं। अगर नहीं रहा एक बन जाएगा तो हमारा 2 ऑप्शन, अगर उसमें मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर इसमें चेक कर लेंगे, एक एक जीरो काट कर 100 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/4 को अगर मुझे नीचे 1000 बनाना होगा तो ये बताइए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौके 100 होता है भाई, 25 से अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे देख लो, ठीक है। इसका मतलब मुझे 2500 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2500 गुणे 4, तो 1000 बन जाएगा। कितना बनेगा, 1000, ठीक है। और यहाँ से एक बार चेक कर लेना आप लोग, सही है कि नहीं, 2 जीरो कट जाएगा। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सॉरी 250 से करेंगे ना, 250 से, ठीक है। तो 25 ये जब 250 से करूँगा तो 250 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 1000। तो इधर से भी ऐसे करेंगे तो 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 750 और बटे 1000। अब इसके बीच का बताना है तो देख लीजिए 250 और 750 के बीच का, तो यहाँ पर देखिए 250 के बीच में ही 262 भी आ रहा है, लेकिन 752 नहीं आ रहा। 752 क्या, इसके पार निकल जा रहा है। यहाँ पर देखिए 252 है, 748 है, इसका मतलब ये बीच में आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आ रहा समझ में, हाँ 2 से 50 से मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और बाकी एक ऑप्शन मिल गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे 100 वाला अगर मान लीजिए ये भी ना होता तो मैं 100 वाला नीचे बनाता तो 1 जीरो यहाँ से काट देता। जब 1 जीरो आप काट देते तो आप चेक कर लो, 25 और 25/100, 75/100, क्या देखिए क्या बीच में आ रहा है, ये 24 क्या है, इसके बाहर निकल गया इधर, तो ये भी नहीं गया, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें आंसर जल्दी करना है, तो ये मेरे ख्याल से आपका बेस्ट तरीका होगा, इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th, इसमें पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी। इसका भी आप कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लीजिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का बताइए क्या आंसर आएगा। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर आपसे पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसके लिए आप नोट कर लेना, बाकी आप बता देना क्या आंसर आ रहा है। मैं अभी आपका कमेंट देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे पास 2 नंबर हैं और इनके बीच का मुझे परमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, परमेय संख्या। तो इसका जो फॉर्मेट होता है सर्ट्स में, यहाँ पर एन आप लिख दो और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी। अब आप बोलोगे सर ये एन क्या है, एन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन का मतलब है 2 से स्टार्ट करेंगे, तो एन आपकी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो इनके बीच का परमेय संख्या क्या होगा, तो √6, 2/3 6। अगर ये भी ऑप्शन नहीं रहा तो हम इसको चेक कर लेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं रहा तो आगे हम बढ़ाते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये फॉर्मेट है, तो आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर फिलहाल इसी पे डायरेक्ट पूछता है रूट पर, तो इसका मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। और अब जैसे बोलते कि सर अगर ऐसा भी तो हो सकता था, मान लीजिए आपसे पूछता कि 9 और 4 के बीच, सॉरी 4 और 9 के बीच, 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी। अब गलती से भी इसको ना करिएगा, अब ये नहीं कि 6 लगा कर आ गए, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय का मतलब आपको मैंने बताया भी था कि रूट में रहे, और ये तो 36 क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो बाहर निकल आया। तो इसीलिए मैंने जो जनरलाइज फॉर्म लिखाया कि अगर आपका यहाँ पर ये ए बी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, फिर हम अगले पर आएंगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अगर ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया अंदर वाला तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन क्या है, और ये भी डिपेंड करेगा, ऐसा हो सकता है कि भाई 4 और 9 का एक ऑप्शन 6 भी हो, तो उसे हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 82। यहां से आपका स्टार्ट होता है
थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उनको आप ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मैं यहाँ पर इस क्लास को जब बताता हूँ तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई जो देवता और राक्षसों गण में वहाँ पर उनको बांटा गया, देवतागण और राक्षसों में बांटा गया। और यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग नंबरों का भी मंथन करते हैं, ठीक है। तो इतना तो टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में लेकर जाऊंगा, हाँ, लेकिन इतना है कि जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये जानते हैं किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी पीईटी का एग्जाम होने वाला है, इस पे आपका नोटिफिकेशन आ भी गया है, तो जल्दी से आप फॉर्म इसका फिलअप कर दीजिए पीईटी का, ठीक है। तो जैसे जब भी एग्जाम होगा तो मैथ्स में जो भी आपके जितने भी मार्क्स के यहाँ पर बनेंगे तो नंबर सिस्टम से यहाँ से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बताइए यहाँ पर 82 का सी आ रहा है, चलिए आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर सही नहीं दिखता है, क्या दिखता है, सही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में हमेशा लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, सही नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है, तो ये नोट भी करते चलिएगा, प्रत्येक जो पूर्णांक होती हैं वो एक परमेय संख्या होती हैं। ये बिल्कुल कथन सही है, क्या है, बिल्कुल ये कथन क्या है, सही है। लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कथन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, क्या ये सही है? ध्यान दीजिएगा, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और इनका एक सेट है, ठीक है। इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है जिसमें जीरो नहीं आता है। जीरो तो बाद में खोजा गया, जो इंडिया ने दिया था यहाँ पर जीरो का यहाँ पर दिया गया था। तो ये नेचुरल नंबर जो था ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, और जानते भी आपको मैंने नोट भी कराया था, जीरो भी तो एक पूर्णांक है। तो ये बताइए क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक मतलब जो है, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है। कभी कभी लैंग्वेज ऐसा भी बन सकता है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा, इन दोनों ही कथन को अगर उल्टा कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, हर एक स्टेटमेंट को दो तरीके से आपको तोड़कर देखना है। आगे जो लगा कर दिया उसको देखना है, फिर पीछे वाले को आगे लगाइए, आगे वाले को पीछे लगाकर उसको बराबर आप नोट करते चलिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़े, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, नंबरों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है आपको। तो पूर्ण संख्या जो होती है, जो प्राकृतिक संख्या में एक आगे जीरो आप लगा देते हैं, इसका एक सेट बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये बताओ, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब आप खुद देखो जीरो आ गया, क्या जीरो प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा? तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर आगे बोला था क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है? ये लाइन बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि कितनी बार ये वाली लाइन एग्जाम में पूछता है और यहाँ पर लास्ट में वास्तविक देता है। वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक अलग होता है, रियल अलग होता है। तो रियल में जितनी भी चीजें, जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ा, परमेय, अपरमेय, अभाज्य, भाज्य, परमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, जो भी आप पढ़ते हैं, परिपूर्ण संख्या, वो सारे आपके वास्तविक के अंतर्गत होती हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्राकृतिक, पूर्ण, परमेय, अपरमेय कुछ भी लिख दूं तो हमेशा ये स्टेटमेंट 100% क्या होगा, ट्रू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको मैं क्लास में कैसे समझाता हूँ, अगर आपको याद हो कि मैंने इसको बताया भी था एक बार, कि जो वास्तविक संख्या होती है इसको हम जस्ट लाइक एक समुद्र मान लिया, जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो इसको अगर मैं समुद्र मानूंगा तो इसके अंदर से ही तो सारी संख्याएं निकली होंगी। जैसे समुद्र मंथन से सारी चीजें निकली, अमृत भी निकला, विष भी निकला, सब चीज निकला, ऐसे ही जो वास्तविक संख्या होंगी तो यहां से भी सारी संख्याएं निकल रही होंगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है तो ये बिल्कुल ट्रू है।
ठीक है। लेकिन यही चीज उल्टा बोल दूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्ण संख्या है या कुछ भी लगा दूं तो 100% वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में हमेशा यहाँ कोई भी संख्या आप जोड़ लो, काल्पनिक को छोड़कर ध्यान रखिएगा क्योंकि काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये ट्रू रहेगा, लेकिन यही चीज आगे और इसको पीछे कर दूं तो 100% ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? चलिए, इसमें कमेंट भी आया है, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। क्योंकि जब आप संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर उसको आप पढ़ लिए तो आप कल्पनाओं में जीने लगेंगे, इसीलिए हमें इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है, हमें रियल नंबर पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए, स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। तो अब आपका आंसर क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 सही 1 गलत है, यही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही था, सी ऑप्शन। चलिए, तो जो मैं संख्या के बारे में बता दिया अब उसको डिस्कस नहीं करूंगा, कोई भी नई संख्या आएगी तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इस बार अब आपका आंसर सही आना चाहिए, जिनका लोग का नहीं आया था कम से कम वो जवाब दें। क्वेश्चन नंबर आप आइए 11 पर, 82 हो गया था ना, 83 क्वेश्चन है, वहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 83। बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया प्रत्येक वास्तविक, अगर वास्तविक आगे आ गया तो 100% आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो गलत है, अभी बताया था ना। अगर यहां पर कुछ भी आ गया तो ये 100% सही है, अगर वास्तविक आगे आ गया तो 100% ये गलत है। तो ये ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वास्तविक वाले में। आगे आ गया प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, 100% सही है, ठीक है, ज़्यादा सोचनी नहीं है। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और एग्जाम का नाम भले मैंने लिखा है लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके UP-SSC, UPSC, UPPCS का जो एग्जाम होता है वहाँ पर क्वेश्चन भर भर के इसमें मतलब ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपका सही है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। क्या आप सभी कह रहा है सी ऑप्शन? ए कैसे आएगा भाई, क्या पूछा है? फर्स्ट एंड थर्ड आएगा ना, सेकंड तो गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है, हाँ ये पढ़िए, भी पढ़ना बहुत जरूरी है, पता चला कि ये गलत हो गया दिक्कत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, तो सही आपका है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर 84 पे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब तो आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा आवाज क्लियर आ रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए जल्दी। जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सभी लोग शेयर करें जिससे सभी लोग जुड़ें और क्लास में और मजा आए। चलिए अब यहाँ आप देखते हैं, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब क्लास में पढ़ाता हूँ इसमें काफ़ी लोग को नीरस लगता है ये क्लास, लेकिन जिस तरीके से क्लास में इसको बताता हूँ, फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी आपको इस तरीके से नहीं लगने दे रहा हूँ। क्लास में हम लोग जैसे समुद्र मंथन जैसे कई लोग देखे होंगे, उसको हम लोग एग्जाम में यहाँ पर जब क्लास में पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, नंबरों के मंथन से हम लोग देखते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको वो आपके दिमाग में आ जाएगा, कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकता। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक है, बिल्कुल सही। वास्तविक पहले आया, ये आया गलत, ये सही, ये सही। देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या स्टेटमेंट सही आया, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ यही पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सभी का सही जवाब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी मैंने ये चीज आपको बताया भी था, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आ रहा है आंसर, एक बार आप पढ़ लो इसको, एक बार इसको आप पढ़ लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, किन्हीं
दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। परिमित का मतलब होता है सीमित, ठीक है। और किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन टाइप के क्वेश्चन जानती हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, इन सबको बड़ा प्यार है कथन टाइप के क्वेश्चन से। और धीरे धीरे मुझे, क्योंकि कुछ एग्जाम में एसएससी में भी पूछा गया कुछ शिफ्ट में, तो ध्यान रखिएगा आगे चलकर खासतौर से सीजीएल मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो वहां पर भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जरूर बनेगा। 85 का बी, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की परिमित नहीं, अपरिमित, अपरिमित भी बोल सकते हैं। अपरिमित का मतलब अनंत से ही है, ठीक है। लेकिन ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि परिमित नहीं होता। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? अनंत। क्या होता है? अनंत। इसका स्टेटमेंट मैंने अभी लिखवाया भी था, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये नहीं कि दो लगा कर आ गए, जैसे कुछ लोग तो होता है नहीं कि दो सही है तो बी ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि नीचे आपका इस टाइप का भी दिया रहता है। तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 2 अगर पता चला सी ऑप्शन में है, फिलहाल बी तो लगा दिए, उसके अकॉर्डिंग तो बच गए, लेकिन यही ऑप्शन अगर सी में होता फिर गलत हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में नीचे आपके मेन ऑप्शन होते हैं। चलिए 14 पर आ जाइएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 14 बोल रहा हूँ यार, 86 ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिलहाल बोल दिया है, अगली बार से ये चीज़ 100 क्वेश्चन के बाद ये चीज़ आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बता दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। तो पहला तो मुझे भाई सही लग रहा है, अभी आपने पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा ये बताइए, जब पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर यही आपका पता चला भाई ये गलत है तो 100% यही हमारा आंसर है। आगे हमें चेक करने की क्या जरूरत है? क्या आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते सही हो गया। बाकी लेकिन हम पढ़ लेते हैं। बाकी क्या है? प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या बिल्कुल एक पूर्णांक होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। काफ़ी लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम में दिक्कत उनको होती है, तो फिलहाल जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको गलती नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? रूट n क्या होगा बताइए जल्दी से। शेयर करते रहो भाई सभी लोग। नंबर सिस्टम की कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये 7वां लेक्चर है, और जो लोग 20 से जुड़े हैं, मैं फिर से कहूँगा आप पुराने लेक्चर्स को जरूर जाकर देखिए, ठीक है। पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तब आपको लगेगा कि क्या क्या आपने मिस किया है। तो शुरुआत से एक बार देखिए और मेरे साथ पूरा देखिए नंबर सिस्टम। आपका नज़रिया मैं चेंज कर दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। और जो लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता, मैथ्स से भागते हैं, सोचिए इसी प्रैक्टिस बेस से मैं आपको इतना बता दूंगा, कम से कम आपका जो लोग जिनका मैथ्स वीक है, कम से कम 60% भी अगर आप यहाँ सीख लिए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और जो लोग पहले से पढ़े हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से लगभग 100% यहाँ पर खुद ही आप कवर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी लोग। 87 का सी आ रहा है। सी का मतलब है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, सॉरी, कभी कभी एक प्राकृतिक संख्या, कभी कभी एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही है भाई। ये बताइए, जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो लिखा है हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या तो आएगी नहीं हमेशा, क्योंकि रूट में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगा, ऐसा तो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं 2 रख दूंगा तो रूट 2 रहेगा। रूट 2 क्या होता है? परमेय होता है। तो लिखा है कभी कभी एक प्राकृतिक। बिल्कुल, कब प्राकृतिक होगी? जब अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा और बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक प्राकृतिक संख्या। फिर लिखा है नीचे हमेशा एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो भी IAS PCS खासतौर से इसकी तैयारी कर रहे हैं
वो चीज ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है, लो भाई, अगर भाग दे दिया जाए तब क्या होगा, तो जो नई संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, सोचिए, दिमाग लगाइए क्या आने वाला है। अपने से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो इसका मैंने डायरेक्ट आपको डिफिनीशन बता रखा है कि इस टाइप के डिफिनीशन जो मैंने आपको बताए हैं, डायरेक्ट आप एक बार में आंसर बता सकते हो। याद आया क्या? चलिए आंसर देख लेता हूं, आया कि नहीं आया। 88 का सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको याद था, मैंने बताया भी था कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। काफी सारे स्टूडेंट, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, अब ऑनलाइन में तो उस तरीके से मैं नहीं पूछ पाता, क्योंकि भाई अब कितने हैं कितने नहीं है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे एग्जाम जब क्वेश्चन पूछा गया भाई कितने लोग बताइए परिमेय संख्या कितने लोग को पता है, काफी लोग बता देते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका डिफिनीशन गलत है, ठीक है, ये डिफिनीशन गलत है। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा आपका ये मतलब पूरा हम नहीं बोल सकते भाई ये पूरा, सॉरी, कुछ हद तक ये आपका क्या है, सही है, लेकिन पूरा अगर कंप्लीट अगर आप सही बताना चाह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि p और q वेयर p एंड q आर इन इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये चीज आपको जरूर बताना पड़ेगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या की डिफिनीशन थी। यहां पर देखिए लिखा था किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से अगर भाग दिया जाए तो नई संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या प्राप्त होगी, वो क्या होगी, तो आप खुद बताओ, क्या ये एक परिमेय संख्या होगी, क्या ये एक परिमेय संख्या होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी देखिए आपसे कंट्रोवर्सी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर ये धनात्मक हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पूर्णांक में किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी, तो उस केस में आप परिमेय नहीं बताओगे। क्यों, आप खुद देख लो, अगर मान लीजिए 2 है, पूर्णांक 0 भी तो आता है, और 2 बाई 0 क्या है, मैंने बताया था ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो हमेशा आपका यहाँ धनात्मक इसीलिए लगा दिया कि आपका 0 की कहानी खत्म कर दिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या आएगा, 88 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 89 पर आ जाइए, देख रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और कितनी आसानी के साथ आप सभी लोग इसका जवाब दे रहे होंगे। बताइए इसका साथ ही में किया जाए क्या, ये तो भाई वास्तविक वाला आ गया, वास्तविक वाला लास्ट में वास्तविक है भाई, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, ये एक समुद्र है जस्ट लाइक सी वास्तविक संख्या, और इसके अंदर से ही सारी संख्याएं निकली हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी संख्या का अगर मैं आगे नाम लूंगा तो भाई वो वास्तविक ही होनी है। तो ये 100% ट्रू है। प्रत्येक वास्तविक संख्या 100% गलत है, 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या सही हुआ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में। क्या ये रिपीट हो गया, क्या मे भी शायद रिपीट हुआ है क्या, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ये वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, एक बार आप पढ़ लो और इसका जवाब दो जल्दी से। क्या आंसर आएगा, यहां पर जो क्वेश्चन है
89 का बी। चलिए देख लेते हैं। मान लें पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक हैं, ठीक है। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, पी क्यू आर क्या है, पूर्णांक है। तो आर एक क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आर ध्यान रखिएगा, आर आपका इवन में है और पी एंड क्यू क्या है, विषम में है, मतलब ऑड में है, जिसको रखने में आसानी हो यहाँ पर। तो आप खुद बताओ, आर को हम इवन कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इवन में मैंने 4 ले लिया, और पी को दोनों को अलग ही लेते हैं, पी को 3 ले लिया, क्यू को 5 ले लिया, ठीक है। 1 5 भी ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पी को 1 ले लीजिए, क्यू को 3 ले लीजिए, क्योंकि ऑड नंबर है, यहाँ रखते हैं। क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है, 3, और 3 में से अगर पी माइनस आर करोगे, ध्यान दीजिएगा, पी माइनस आर का मतलब देखिएगा, पी आपका 1 है और आर को मैंने शायद माइनस में ले लिया है। एक काम करते हैं, पी को बड़ा ले लिया, इसको एक काम करता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 और 5 ले लेता हूँ, सारी चीज़ बन जाएगी। क्यू की वैल्यू आप देखिए कितनी है, 5 इंटू समथिंग आपका है पी माइनस आर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। तो ये विषम आ रहा है, तो ये सही है। पूछा है कौन सा सत्य नहीं हो सकता, फिलहाल ये तो सही है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिलहाल ये सही है। पी माइनस आर देखिए कितना बनाएगा, 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या बनाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर क्या आता है, सम आता है, क्या ये सही है, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 आ गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। आप कोई एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 5 माइनस, मान लीजिए इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, तो 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये एक विषम आता है। तो यही हमारा आंसर, मतलब आगे आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 100% आपका सही हो गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें भी देख लेते हैं, पी माइनस आर विषम, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और पी माइनस आर, ठीक है, तो ये विषम है, तो ये सही आ रहा है। पी माइनस क्यू देख लीजिए, 3 माइनस 5 तो होल स्क्वायर आ रहा है 4 और 4 टू जा 8 सम, बिल्कुल सही है ये भी। तो इस टाइप के भी स्टेटमेंट आते हैं, तो घबराना नहीं है, वहाँ से आप कोई भी मान लेकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया सभी को अच्छे से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये सेशन, हाँ ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। और देख रहे ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप करना स्टार्ट कर दिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन क्या है, यदि n तथा m अलग अलग प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक होगा या होंगे। 3 स्टेटमेंट दे रखा है, बताइए कौन सा सही है। देखने में भले ये खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आप कमेंट करिएगा, या कल हम लोग इस पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आसान सा है, आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यही फिनिश करता हूँ, तो कल मुलाकात करते हैं, ठीक वही आपका जो टाइम रहता है 6:15 से 6:20 के बीच में। और जैसा भी रहेगा कल हम लोग मुलाकात करेंगे। और जो भी लोग, जितने भी लोग जुड़ते हैं भाई, एक बार सभी लोग सेशन शेयर कर दिया करें। जो लोग सेशन नहीं शेयर कर रहे हैं, खास तौर से मैं उनसे बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, परमेय संख्याओं में संख्याओं के बारे में जाना। जैसे मैंने बताया समुद्र मंथन, नंबरों का मंथन कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही फिर कल हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जल्दी आपकी क्लास में फैक्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ, और फैक्टर जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा वो क्लास ना मिस करिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके पास एक अस्त्र आने वाला है जिनका आगे मैं यूज करूँगा, ठीक है। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। शुरुआत में हाल चाल नहीं ले पाता, तुरंत आता हूँ जल्दी से, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। फिलहाल आप लोग बताइए हाल चाल कैसे हैं आप सभी के। चलिए, लग रहा है आप लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं हमसे। अब तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी।
चलिए भाई, सभी लोग सही हैं। अब तो लगभग सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो रही हैं धीरे धीरे, और ऑफलाइन क्लासेज भी शायद जल्दी खुले, 1 से 1.5 महीने के अंदर। भाई बोला जा सकता है, अब जब तक भाई सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कैसे कहा जा सकता है। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज आपकी चली रही हैं, बीच बीच में हम लोग मैराथन भी लेकर आएंगे। बाकी आप लोगों की कृपा से क्लासेज काफ़ी अच्छी रही मैराथन वाली, ठीक है, और आप लोग काफ़ी शुरुआत से लेकर लास्ट तक भी बने रहे। लेकिन देखिए, जैसे मैराथन अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगले दिन, जैसे मैं देख रहा था आज मॉर्निंग में बहुत कम लोग जुड़े थे, तो क्लास में आप लोग बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ से उस टीचर से आप इतना कुछ सीख रहे हैं, तो हर क्लास में जब आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप ही यहाँ पर देखिए, कई बार कितने लोग तो कई बार शायद दोबारा पढ़ रहे हो, तो लेकिन आप जब दोबारा भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं। सोचिए, जो टीचर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो अगर पढ़ा रहे हैं, वो अपने कंटेंट पर हमेशा काम करते रहते हैं। सोचिए, उनको जब हमेशा नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, हमेशा अगर आप उस पर काम करते रहो, ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो एक बार पढ़कर आपको लगता है यार आ गया, आपको हमेशा उस पर काम करना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, आप खुद ही इसका आंसर तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। ज्योमेट्री का मैराथन, अब भाई जो ज्योमेट्री का मैराथन होने वाला है, ज्योमेट्री कितना बड़ा है आपको पता है ना, उसको तो पार्टों में लेकर आना पड़ेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। ज्योमेट्री मैराथन अगर लाना पड़ा तो लगभग, अगर मुझे लग रहा है कि एक दिन तो पूरा ही चला जाएगा, उससे ज़्यादा ही चला जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री के अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटे के लेक्चर से अगर मैं बात करूँ, लगभग 40 से 45 लेक्चर, मतलब 50 लेक्चर तक मान के चलिए। अब सोच लीजिए कितने 50 घंटे की लगभग क्लास होती है ज्योमेट्री की, वो भी जब बेसिक से बात करूँ, बेसिक से एडवांस लेवल की, ठीक है। अभी तो फिलहाल पढ़े नहीं आप लोग हमसे, तो जब भी मौका मिलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी, तो जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं तो भाई वो तो जानते हैं कैसे आप मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा बेसिक से, जब अगर मैं कभी भी कुछ भी बताऊंगा तो आपको वहाँ पर मजा आएगा, ठीक है। तो सभी को शेयर करते रहिए, जिससे फिर कल की क्लास मुलाकात करें तो संख्या बढ़ नहीं रही है, समझ रहे हैं। सभी को आपको क्या करना, शेयर करना, जिससे कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट भी उस तरीके से रहें जो यहाँ पर रेगुलर क्लास करते रहें। और आपकी देखा देखी आपके शेयर में, जैसे होता है ना, एक बंदा अगर 3 लोग को जोड़ रहा है, तो उस तरीके से धीरे धीरे कब हमारे लोग की जो संख्या होगी बढ़ती जाएगी। और फिर भाई सीधी सी बात है, कमेंट में सभी का जब जवाब जल्दी जल्दी आएगा तो आपका भी यहाँ पर कंपटीशन की भावना रहेगी, और सभी लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। भाई कौन जल्दी आंसर देता है, कौन जल्दी आंसर देता है, टाइमर आपके सामने लगा ही रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। 8 घंटे का क्या चाहते हैं कि भाई अगले दिन क्लास में रहें कि ना रहें। वैसे एक क्लास मैंने जो लिया था, लगभग 4 घंटे 45 मिनट की क्लास लिया था, और उस समय मेरे ख्याल से 107 शायद हाईएस्ट गया था, और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 30 तक आ गए थे। सोच रहे हैं, मतलब लगातार बने थे, कई लोग तो 80-90 तक बने रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे 2-3 घंटे बीतना स्टार्ट हुआ, 4 घंटे, फिर धीरे धीरे संख्या डाउन होती चली गई। बोलने के लिए होता है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, भाई पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है भाई, क्या आप लोग वहाँ उतने देर तक बने रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर नेट ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी सर से भी बात कर रहे थे कि भाई 2 मैराथन लेकर आया जाए, क्या सर, लेकिन बच्चों का भाई डेटा ही खत्म हो जाएगा। पता चला कि मॉर्निंग में विकास सर लेकर आ गए, शाम को हम लेकर आ गए, और शाम को जब आए कोई है ही नहीं। भाई 3 घंटे की क्लास में सब वहीं थक गए हैं। तो चलिए फिलहाल प्लान किया जाएगा, बाकी आप लोग का जो भी रहेगा आप कमेंट जरूर करिएगा चैट बॉक्स में। उसके अलावा ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियोस जो लोग भी देख रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करिए क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वीडियोज कैसी लग रही, सारे सब्जेक्ट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो सेशन ये फिनिश करता हूँ, और आवाज़ अब सही आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब किया, इनफैक्ट सर की भी क्लास में, विकास सर की भी क्लास में थोड़ी सा आवाज़ का वो था, इशू था, इनफैक्ट आज भी था। तो मैंने कहा भाई एक माइक है उससे चेंज कर, शायद चेक कर लिया जाए। तो अब मुझे लग रहा है आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।